फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आपसे डायमेंशन पूछ रहे हैं प्रेशर की। सो प्रेशर की डायमेंशन जो है ना वो आपने बतानी है कि प्रेशर की डायमेंशन जो है वो क्या है। अच्छा देखें, डायमेंशंस निकालने के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए ना तो डायमेंशंस बहुत इजीली है, यूनिट्स बहुत इजीली किए जा सकते हैं। यूजली पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें डायमेंशंस पूछ रहे होते हैं, यूनिट्स पूछ रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है कि जिसमें ये पूछ रहा होता है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी जो है वो स्केलर है, किस क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है वेक्टर आएगा, किन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो है वो स्केलर आएगा। तो इन सब चीजों पे का एक के लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए। एक तो ये है कि आपको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स आने चाहिए, जो बेस यूनिट्स हैं तो 7 के 7 वो आपको क्लियरली आने चाहिए। एंड सेकेंडली कुछ बेसिक डायमेंशन आपको आने चाहिए। तीन बेसिक डायमेंशन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। मैथ की डायमेंशन क्या है, वो कैपिटल एम है। लेंथ की डायमेंशन क्या है, वो कैपिटल एल है। ठीक है। सिमिलरली टाइम की डायमेंशन जो है वो कैपिटल टी है। तो ये तो बेसिक तीन डायमेंशन है हमारे पास। जो क्वांटिटी जिनके बीच में रेशियो ली जा रही होती है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं। मतलब अगर मैं एम की रेशियो एम के साथ ही ले रहा हूँ तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, पीछे डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाएगी। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। कांस्टेंट भी जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज में आ जाते हैं। ठीक है, यानी 2 3 नंबर लिखे हुए तो उनकी डायमेंशन नहीं होगी। इसके अलावा एक डायमेंशन जो अगर आप याद रखें तो बहुत सारा आपको हेल्प आउट हो जाता है। कहीं पे भी कोई आपको अगर ट्रिकी डायमेंशन निकालनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायमेंशन निकालनी है, तो वो डायमेंशन है फोर्स की। तो फोर्स की डायमेंशन स्टूडेंट्स MLT-2 होती है। अगर हमें ये डायमेंशन आती है F इज इक्वल टू MLT-2, तो आप इजीली जो है वो बहुत सारी जो डायमेंशन हैं वो निकालने में आपको आसानी हो जाएगी, आपको ईज हो जाएगी। अब फोर्स की डायमेंशन MLT-2 कैसे है, अगर ये डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो मैं आपको ये बता देता हूँ। F इज इक्वल टू M होता है, M की डायमेंशन आ जाएगा ML, T-2 आएगी डायमेंशन एक्सेलरेशन की। क्यों, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है। एक सेकंड में साथ चार्जर लगा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि इसकी डायमेंशन क्या है। फोर्स की डायमेंशन जो है वो MLT-2 है। सो MLT-2 एक ऐसी डायमेंशन है, ठीक है, कि अगर आप इसको याद रख लें, ठीक है, MLT-2 अगर डायमेंशन को अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। सो अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। सो F इज इक्वल टू एम ए है फॉर्मूला उसका। तो मैं इस बात को दोबारा बताता हूँ ताकि बीच में से जो डिले आया वो खत्म हो जाए। तब फोर्स के डायमेंशन F इज इक्वल टू एम ए है, F इज इक्वल टू MLT-2 है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। चेक कर लेते हैं कि इसके डायमेंशन MLT-2 कैसे है। M तो मैस है, ये वाला M मैस है, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल M। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर जो यूनिट है इसको आपने एम के साथ कंफ्यूज नहीं करना। एम यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो मैस है, मीटर में एम जो यूनिट है वो तो लेंथ का यूनिट है, तो एल आ जाएगा। एंड सेकेंड टाइम का यूनिट है LT-2 आ जाएगा। तो डायमेंशन बनेगी MLT-2, MLT-2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2 होती है। ठीक है। तो ये अगर आपके पास 4 डायमेंशन अगर आप इनको याद रख लेते हैं तो डायमेंशन को सॉल्व करना बहुत इजी है। कि फोर्स की डायमेंशन MLT-2 कैसे है मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। एंड मैथ की डायमेंशन कैपिटल M, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L, टाइम की डायमेंशन कैपिटल T। जब क्वांटिटीज के बीच में रेशियो है तो कोई भी डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है। वापस आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है। तो बेसिक्स बता दी डायमेंशन की। ठीक है, प्रेशर की डायमेंशन पूछ रहे हैं तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स ओवर एरिया। सो प्रेशर क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो प्रेशर की डायमेंशन निकालने के लिए मैं फोर्स की डायमेंशन को एरिया की डायमेंशन से डिवाइड कर लूंगा, मेरे पास प्रेशर की डायमेंशन आ जाएगी। सो प्रेशर में फोर्स है ऊपर, तो फोर्स की डायमेंशन MLT-2 होती है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कैसे होती है, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया का यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर होगा, तो लेंथ का ही होगा ना वो यूनिट। ठीक है। सो एरिया का यूनिट अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वो उसकी डायमेंशन एल स्क्वायर बन जाएगी। अब एल के साथ एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
ये जो नीचे एल डिवाइड हो रहा है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि बन जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सो जिस तरह से वेरिएबल ट्रीट होता है ना कि वेरिएबल की नीचे पावर अगर एक्स है तो ऊपर जाएगी तो पावर एक्स माइनस वन हो जाएगी, या नीचे अगर एक्स माइनस वन है तो ऊपर जाएगी तो एक्स प्लस वन हो जाएगी। तो सेम काम यहाँ पे होगा कि जब ये जो लेंथ है, ये लेंथ जब ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है वो माइनस वन हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन यहाँ से बनता है ऑप्शन बी बनता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डेफिनेशन ऑफ रेडियन की। अब रेडियन एंड स्टेरेडियन क्या है, पहले थोड़ा सा इसका भी बैकग्राउंड बना लेते हैं ताकि साथ साथ कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते जाए और साथ साथ चीजें भी पता चलते जाए। लेकिन दो तरह के यूनिट्स हैं हमारे पास। एक यूनिट है हमारे पास जिनको हम कहते हैं बेस यूनिट्स, इनको हम कहते हैं बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या होते हैं, जो कि बेस क्वांटिटीज के होते हैं। बेस क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं, जो दूसरी क्वांटिटीज से मिलकर नहीं बनी। एक यूनिट्स हम, ये दोनों यूनिट्स की टाइप्स हम बचपन से देखते हैं, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। सो डिराइव्ड यूनिट्स वो होते हैं जो कि बेस क्वांटिटीज से मिलकर बने हुए हैं। तो बेस क्वांटिटीज तो इंडिपेंडेंट थी, बेस क्वांटिटीज क्या थी, इंडिपेंडेंट थी। लेकिन डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो बेस क्वांटिटीज के यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, या बेस क्वांटिटी से मिलकर जो क्वांटिटीज बनती हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं वो क्योंकि डिपेंडेंट होती हैं, डिराइव्ड जो है वो डिपेंडेंट होती हैं, डी से डिराइव्ड, डी से डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड करती हैं, वो किससे मिलकर बनी हुई होती हैं, बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो इनके जो यूनिट्स होते हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बेस यूनिट्स की एग्जांपल में हमारे पास है मीटर, लेंथ का यूनिट है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, तो केजी, केजी तो नहीं, ग्राम यूनिट होता है। ठीक है, सो इस तरह से लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये सारी की सारी बेस क्वांटिटीज इनके यूनिट्स जो है वो बेस यूनिट्स है। कैंडला है वो भी बेस यूनिट है, मोल भी जो है वो बेस यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बता रहा है। डिराइव्ड यूनिट्स में लेट से एक्सेलरेशन का यूनिट है जिसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिराइव्ड यूनिट है। पास्कल प्रेशर का यूनिट है, पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, अभी मैंने यूज भी किया है। ठीक है, तो पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये भी डिराइव्ड यूनिट है। अब बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट तो डिफाइन है, स्टेरेडियन और रेडियन क्या है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स का मतलब क्या है कि दे आर नीदर बेस, नीदर बेस नॉर डिराइव्ड। ना तो आप उनको बेस क्वांटिटीज के बीच में सेटल कर सकते हो, बेस यूनिट्स के बीच में सॉरी सेटल कर सकते हो, ना ही आप उनको डिराइव्ड यूनिट्स के बीच में सेटल कर सकते हो। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है कि जो ना तो बेस है ना ही डिराइव्ड है। अगर इस तरह को एमसीक्यू आ जाए कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है, जिनको आप अरेंज नहीं कर सकते नीदर इन द बेस क्वांटिटीज नॉर इन द डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, इसकी भी थोड़ी सी बेसिक्स बना लेते हैं। देर आर टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एक यूनिट है उसमें से रेडियन और एक है स्टेरेडियन। रेडियन जो है याद रखना है आपने, क्योंकि छुप छुप के एमसीक्यूज में आने वाली चीजों में से है ना, क्योंकि कॉमनली ज्यादा यूज नहीं होता तो स्टूडेंट्स को बोला होता है। रेडियन क्या है, ये टू डायमेंशनल यूनिट है। ठीक है, एक सर्कल के दो रेडियसेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो रेडियन कहलाएगा। एक सर्कल के दो रेडियसेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो रेडियन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वो रेडियन कहलाएगा। एक सर्कल है, उसके कोई से दो रेडियसेस के बीच में जो एंगल है वो रेडियन कहलाएगा। इसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आर रेडियस है एंड ये आपकी आर्क लेंथ है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कर्व है ये आपकी आर्क लेंथ है। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा भी होता है एंड थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर भी होता है। यह मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, फिजिक्स में भी यूज करते हैं। एक और सप्लीमेंट्री यूनिट है जिसका नाम है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन नाम से पता चल रहा है ये सॉलिड एंगल है, ये आई है बीच में, ये आई है यहाँ पे बीच में, स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन ये क्या है, ये सॉलिड एंगल है, नाम से पता चल रहा है सॉलिड एंगल है। ऐसे सॉलिड याद रखने का तरीका ये है। और ये 3D एंगल है, ये क्या है, ये 3D एंगल है। स्टेरेडियन क्या है, 3D एंगल है।
इट इज जस्ट लाइक कि मेरे पास एक सफेयर हो मेरे पास, ठीक है, एक सफेयर, अब यहाँ पे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, एक सफेयर हो, सफेयर के अंदर से मैं क्या करूँ कि एक चंक को पूरे का पूरा रिमूव कर लूँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो एंगल बनेगा वो जो वेज शेप्ड एंगल बनेगा, उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेरेडियन कहेंगे। तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा जो स्टेरेडियन कहलाएगा। तो ये जो है वो स्टेरेडियन कहलाएगा। सो स्टेरेडियन, एक सफेयर के अंदर से अगर एक चंक रिमूव है तो जो एंगल बनेगा वो स्टेरेडियन है। ये कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया सफेयर, तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो स्टेरेडियन बहरहाल सॉलिड एंगल है, 3D एंगल है। ये रेडियन जो है एक प्लेनर एंगल है। तो रेडियन स्टेरेडियन का कॉन्सेप्ट मैंने क्विकली रिवाइज करवा दिया ताकि फर्स्ट चैप्टर के साथ साथ रिवीजन भी हो गए कंप्लीट, क्योंकि जो इजी चैप्टर्स हैं उनको हम इस तरह से क्विकली रिवाइज करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स ना तो डराइव होते हैं ना बेस होते हैं, इसलिए ये बता दिया, दे आर नीदर बेस नॉर डराइव। अच्छा, वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। डेफिनेशन पूछी हुई है रेडियन की। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, द एंगल मेड a straight line at the center of the circle, the smallest possible angle of a triangle, the angle at which light refracts into another medium। लाइट की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। तो एक एंगल बनेगा, ठीक है, जो कि इक्वल होगा, जिसमें आर जो है वो इक्वल होती है टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको आप क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये क्या होगा, ये भी रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, तो ये जो आर्क लेंथ होनी चाहिए यहाँ पे आर के इक्वल होनी चाहिए, रेडियस के इक्वल होनी चाहिए, तो इसको आप रेडियन कहते हैं। तो ये जो एंगल अब यहाँ पे बनेगा वो रेडियन कहलाएगा। क्वेश्चन 3 हो चुका है, 4 पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर से ओवरव्यू दे दूं कि इंपॉर्टेंट जो 2-3 कॉन्सेप्ट्स और देखने वाले हैं वो हैं टाइप्स ऑफ एरर्स के, तो मैं क्विकली उनको बता देता हूँ। सो एरर्स की टाइप्स को मैं क्विकली बता देता हूँ। देखें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। पहला एरर तो क्या है, वो पर्सनल एरर है, नाम से पता चल रहा है कि ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर हु इज टेकिंग द रीडिंग। सो अगर रीडिंग लेते हुए ऑब्जर्वर अगर गलत मेथड को यूज करता है, उसकी कंसंट्रेशन नहीं थी, तो उसको आप पर्सनल एरर कहेंगे। सेकेंड जो टाइप ऑफ एरर होता है वो सिस्टमैटिक एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर क्या है कि सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेटर्स हो सकता है, ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेटर्स हो सकता है, डिवाइस के अंदर जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर रहे हो उसके अंदर जीरो एरर की वजह से हो सकता है। पर्सनल एरर तो क्या था, नेग्लिजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर थी, नेग्लिजेंस थी, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, इनकरेक्ट मेथड ऑफ टेकिंग द रीडिंग्स था, इनकरेक्ट मेथड ऑफ टेकिंग द ऑब्जर्वेशन था। पर्सनल एरर कैसे रिमूव होगा, आप अपने प्रोसीजर को ठीक करना है। सिस्टमैटिक एरर कैसे ठीक होगा कि आप अगर उसमें जीरो एरर तो जीरो एरर करेक्शन मैकेनिज्म लगा दें, या फिर आप उस डिवाइस को कंपेयर कर लें विद डिवाइस या अपरेटस या इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको करेक्ट दिखाता है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि जी मेरे पास एक स्केल है, एक रूलर है जो कि 1 सेंटीमीटर कम दिखाता है। अब मैं उसको कैसे पता चलेगा कि 1 सेंटीमीटर कम दिखाता है, मैं उसको किसी ऐसे स्केल के साथ यूज करूंगा, ऐसे स्केल के साथ कंपेयर करूंगा जो स्केल या रूलर जो है ना, जो मुझे बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो अगर मेरा स्केल 9 सेंटीमीटर दिखा रहा है तो असल में वो 10 सेंटीमीटर है। अगर मेरा स्केल लेट से हमें उसमें 1 सेंटीमीटर इनकरेक्ट है, तो मैं उसमें मुझे पता चल जाएगा कि 1 सेंटीमीटर ये काम करता है, तो मैं इसको करेक्ट करने के लिए क्या करूंगा कि जब भी स्केल से रीडिंग लूंगा तो मैं स्केल के अंदर क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर की लेंथ ऐड कर दूंगा एज अ करेक्शन मैकेनिज्म या करेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, तो करेक्शन मैकेनिज्म या करेक्शन प्रोसीजर के तौर पे ना मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो सिस्टमैटिक एरर्स की तो करेक्शन बता दी। अब थर्ड टाइप का जो एरर है वो कौन सा एरर है, जो थर्ड टाइप का एरर है ना, तो थर्ड टाइप के एरर को हम लोग कहते हैं, थर्ड टाइप के एरर को हम लोग नाम देते हैं रैंडम एरर का। रैंडम एरर नाम से पता चल रहा है। रैंडम एरर में क्या है कि आपने पहले रीडिंग ली और वैल्यू आ रही थी, थोड़ी देर के बाद रीडिंग ली, वैल्यू फिर चेंज आ रही थी, थोड़ी देर के बाद फिर वैल्यू ली, रीडिंग कुछ और आ रही थी, या पहली वाली आ रही थी, स्टार्ट वाली आ रही थी। तो रैंडम एरर इसको कहते हैं। रैंडम एरर क्या किस वजह से होता है, राइस टेम्परेचर में चेंज आ गया, प्रेशर में चेंज आ गया, किसी और फिजिकल स्टेट में चेंज आ गया, ये तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं ना। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर में चेंज आ गया। भाई एक मेटालिक वायर थी, उसका डायमीटर आपने सुबह के टाइम मेजर किया, तब टेम्परेचर था लेट से 20 डिग्री सेल्सियस। जैसा आजकल बहुत ही खतरनाक गर्मी का मौसम है, दोपहर को टेम्परेचर
इंक्रीज होके चला गया 44 डिग्री सेल्सियस पे। और वो वायर जो थी वो, क्योंकि मेटल्स जो है वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो उसकी लेट से डायमीटर में थोड़ा सा चेंज आ गया, उसकी थिकनेस में चेंज आ जाएगा, वो एक्सपैंड कर गया, उसकी लेंथ में चेंज आ सकता है, एक्सपैंड कर गया, तो टेम्परेचर चेंज की वजह से हो सकता है ना ऐसे। तो रैंडम एरर है। रैंडम एरर्स का है हल क्या है, सोल्यूशन क्या है कि आप एवरेजेस ले लें, आप एवरेजेस ले लें, यानी आप डिफरेंट रीडिंग्स लें, आप डिफरेंट रीडिंग्स लें, डिफरेंट रीडिंग्स को आप ऐड करें, ऐड करके आप उनको डिवाइडेड बाय 3 कर दें, 3 रीडिंग्स ली, 3 पर डिवाइड कर दिया, अब जो आंसर आ रहा है उसको ले लें। मतलब पहले मैंने उसकी रीडिंग ली थी, लेंथ आ रही थी 10.1 सेंटीमीटर, दोबारा आ रही थी 10.05 सेंटीमीटर, दोबारा आ रही थी 10.1 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया, मल्टीपल रीडिंग्स लूंगा और एवरेजेस ले लूंगा, 3 रीडिंग्स है तो 3 पर डिवाइड होगा। तो इसका सोल्यूशन ये है। अब फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ना इसके अंदर, वो कॉन्सेप्ट है प्रेसिजन एंड इनएक्यूरेसी का, प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी का, इनएक्यूरेसी में इसको भूल गया। अब प्रेसिजन और एक्यूरेसी को बहुत से स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, और उसमें जो है ना क्या करते हैं कि वो अगर एमसीक्यू में आ जाए तब भी मसला है, वैसे अगर पूछ लिया जाए तब भी उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बल्कि सीआईज का, या अगर देखा जाए हमारा जो फेडरल बोर्ड है इसके अंदर तो यूजुअली इसका क्वेश्चन भी एडेड होता है ए लेवल्स में या हमारे एफएससी के अंदर। एक्यूरेसी बेसिकली ये बता रहा होता है कि जो आपकी मेजरमेंट है, जो आपने मेजरमेंट ली है, वो एक्चुअल रीडिंग के कितने क्लोजर है, एक्चुअल रीडिंग के कितने क्लोजर है। एक्चुअल रीडिंग के कितने क्लोजर है। प्रिसीजन क्या बताता है, प्रिसीजन ये बताता है कि आपने अपनी रीडिंग को कितना, आप ये कह सकते हो कि ट्रू वैल्यू के क्लोज लाने की जरूरत की कोशिश की है, ये प्रिसीजन है। मतलब अब आपको कि हाँ, तो आप कहते हैं कि भाई एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि एक मेजरमेंट एक्चुअल रीडिंग के कितने करीब है। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि प्रिसीजन को आपने वही एक्चुअल वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू के करीब लेके जाने की कितनी कोशिश की है। तो प्रिसीजन क्या होगा कि जब आप बार बार रीडिंग्स लें, रिपीटेड मेजरमेंट्स लें और चेक करेंगे क्या वाकई यही आंसर आ रहा है, ठीक है। सेवरल रीडिंग्स ले ली आपने, सेवरल मेजरमेंट्स ले ली आपने एक ही ऑब्जेक्ट की, अगर आपको सेम वैल्यू मिल रही है तो आपका ये बात तय होगी कि ये रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज है, ये रीडिंग क्या है, ये रीडिंग ज्यादा एक्चुअल है, ये रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। सो एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि जो आपने रीडिंग ली है वो एक्चुअल रीडिंग के कितने, एक्चुअल रीडिंग के कितने क्लोजर है, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब ये है। प्रिसीजन का मतलब क्या है कि आपने उसको एक्चुअल रीडिंग के करीब लाने के लिए क्या कोशिशें की हैं, क्या रिपीटेड मेजरमेंट्स ली हैं, क्या आपने चेक किया है कि बार बार यही आंसर आ रहा है। पता है कैसे चलेगा एक्चुअल रीडिंग क्या है, बार बार रीडिंग लो वही आंसर आ रहा है, इसका मतलब फिर एक्चुअल रीडिंग यही है। तो एक्यूरेसी और मेजरमेंट, प्रिसीजन दोनों मेजरमेंट्स के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए होती हैं, और एक्यूरेट मेजरमेंट क्या है, जो कि ट्रू मेजरमेंट है, जो कि बताती है कि ट्रू वैल्यू या एक्सेप्टेड वैल्यू की कितने करीब करीब है। और एक रीडिंग प्रिसाइज कब होगी, जब उसके रिपीटेड जो है ना वो मेजरमेंट्स जो है वो ली जा रही होंगी, जो रिपीटेड जो है ना वो इसकी मेजरमेंट्स ली जा रही होंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 4 पे चलते हैं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट ऑन अ बॉडी येट द वर्क डन आर जीरो, व्हाट आर द कंडीशंस। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। W इज इक्वल टू F इंटू डी है, कॉज ऑफ थीटा। वर्क स्केलर क्वांटिटी है ना, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। कॉज 90 होता है तो वर्क क्या होता है, जीरो होता है। कॉज जीरो होता है तो वर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी 1 होता है। कॉज जीरो 1 हो जाता है ना, तो एफ डी आ जाएगा पूरे का पूरा। कॉज 180 है तो एंटी पैरेलल है। फिर कॉज 180 की सिचुएशन जब आएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। वरना जो एंगल 80 पे होता है,
तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट ऑन अ बॉडी येट द वर्क इज जीरो। कह रहा है फोर्स भी एक्ट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी एक्ट हो रही है, तो क्या कंडीशन हो सकती है कि फोर्स जो है परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट है, यस। एक बात तो ये हो सकती है कि फोर्स भी एक्ट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी एक्ट हो रही है, फिर भी वर्डन जीरो है, तो एफ डी कॉस 90 है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल है, तो कॉस 90 क्या है, जीरो है, तो पूरी टर्म ही जीरो होगी। फिर डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, यानी फोर्स तो लगाई लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, बिल्कुल ऐसा ही है, तब भी वर्डन जीरो होगा, वर्डन जीरो होगा। भाई एक वॉल है, एक वॉल को मैं फोर्स लगाता हूँ, फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ, अब मैं कहूँ जी मैं जोर नहीं लगा रहा, मैं फोर्स लगा रहा हूँ उस पर, वॉल तो मूव नहीं करेगी ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, इस सिचुएशन में वर्क जीरो है। द बॉडी मूव इन अ क्लोज पाथ, तब भी वर्क जीरो होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक बॉडी पे फोर्स लगे और वो वापस उसी पॉइंट पे आ जाए फोर्स लगने के बाद जहां से उसने स्टार्ट लिया था, क्लोज पाथ में ही हो रही है, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगी। जब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क क्या है, जीरो है। तो जब भी बॉडी किसी क्लोज पाथ में चलती है ना, वापस यहीं पे आ गई फोर्स लगने के बाद, यानी जहां से स्टार्ट लिया था पॉइंट ए से, बी पे गई, फिर बी से सी पे गई, फिर डी पे गई, एंड इवेंचुअली वापस ए पे ही आ गई, तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा। So whenever a body moves in a closed path, the work is zero. So all of the above are the conditions जो कि वर्क को जीरो करेंगे। ठीक है जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो अपनी फॉर्म को चेंज करती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। एनर्जी को ना आप बना सकते हैं, ना आप एनर्जी को तोड़ सकते हैं, एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसको आप नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो फैन के केस में उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। डैम के अंदर पानी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स की एनर्जी को, अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक एक एलईडी बल्ब के जरिए या एलईडी ट्यूबलाइट के जरिए लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है। तो एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसकी फॉर्म को सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं, ना ही आप एनर्जी को बना सकते हैं। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, सो दिस इज ऑप्शन सी। ठीक है। अच्छा जी, अ कैपेसिटर स्टोर्स, कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, कैपेसिटर चार्ज की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। अ कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर की जो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी है वैल्यू। चार्ज क्या होता है, कैपेसिटर इंटू कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। Q यहाँ पे चार्ज है, सी यहाँ पे कैपेसिटेंस है, वी यहाँ पे वोल्टेज है। ठीक है, वी यहाँ पे वोल्टेज है। और कैपेसिटेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है कैपेसिटर की। कैपेसिटर खुद तो एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है। Q इज इक्वल टू सी इंटू वी था, तो C क्या है, कैपेसिटेंस है, Q बाई वी है। कैपेसिटेंस का यूनिट बहुत दफा आया हुआ पेपर्स में। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड। 1 फैरेड की कैपेसिटेंस कब होगी, जब 1 कूलम का चार्ज और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो। वन फैरेड का की कैपेसिटेंस तब होगी जब 1 कूलम का चार्ज और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो आप ये कहेंगे कि जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड की है। ठीक है, तो फैरेड इसका यूनिट है, कैपेसिटेंस का डिफाइन कर दिया कि फैरेड का है। अच्छा, कितनी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करता है, ये भी फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में आता रहा है। U इज इक्वल टू 1/2 CV² है। तो जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है ना, ये इसका फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी। तो इसमें एनर्जी जो है वो चार्जेस के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो 1/2 सी जो है वो उसकी कैपेसिटेंस वी वोल्टेज आ गई, 1/2 CV²। तो ये फॉर्मूला है। तो चार्ज स्टोर करता है कैपेसिटर
ये पूछ रहा है, एनर्जी तो स्टोर करेगा ही, बट एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, चार्ज की फॉर्म में होगी ना यहाँ। तो एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है, इसने एनर्जी एनर्जी मार्क किया। कैपेसिटर स्टोर, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस से ज्यादा बेहतर है, एनर्जी तो आएगा ही आएगा, एनर्जी यही है, लेकिन चार्ज जो है ना वो बेसिकली चार्ज स्टोर करता है। अब इंडक्टर भी तो एक एनर्जी स्टोरिंग की डिवाइस है, लेकिन वो हाफ एल स्केयर होती है उसकी एनर्जी में, एनर्जी जो है वो किसकी फॉर्म में होती है, करंट की फॉर्म में स्टोर हुई होती है। तो ये चार्जेस जो है ना, चार्ज इसके ऊपर ज्यादा बेहतर चॉइस है, ऑल्दो यहाँ पे चॉइसेस इस तरह से गिवन है इस क्वेश्चन में। अच्छा, अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, विद अ वेलोसिटी एंड मास, व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी। एक बॉडी अगर मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी v एंड मास m, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखें, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, या वाइस वर्सा। So loss in kinetic energy is equal to the gain in potential energy है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है, इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² होती है, मूविंग बॉडी की होती है, बॉडी की मूवमेंट की वजह से होती है, मोशन की वजह से। बॉडी जिसका m मैस है, अगर वो हाइट h अचीव करेगी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में क्यों स्टोर होती है, वो उसकी पोजीशन की वजह से होती है। So the energy of a body due to its position is called potential energy. Formula for the time constant of a capacitor पूछा होगा, टाइम कांस्टेंट ऑफ अ कैपेसिटर। सो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, tau is equal to r क्रॉस c, यानी रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस जो है, ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट आएगा। ये क्या आएगा, टाइम कांस्टेंट आएगा, ये जो है वो टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। एक कैपेसिटर एक टाइम कांस्टेंट में याद रखिएगा, अपनी टोटल चार्जिंग कैपेसिटी का 63% चार्ज होता है, यानी एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं होता, अपनी वैल्यू का, अपनी कैपेसिटी का 63% चार्ज होता है। नेक्स्ट में वो जो रिमेनिंग 37% रहेगा ना, उसका 63% चार्ज होगा, फिर जो बचेगा उसका। तो 5 टाइम कांस्टेंट रख सकते हैं एक कैपेसिटर को फुली चार्ज होने में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर टेक्स टू गेट फुली चार्ज। वैसे तो टाइम कांस्टेंट यूजुअली पूछा जाता है कि टाइम कांस्टेंट क्या है, सम टाइम टाइम कांस्टेंट निकालना आ जाता है कि ये एक सर्किट है जिसमें 10K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, 10 किलो ओम की, वहां पे 1 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है, तो बताओ टाइम कांस्टेंट क्या होगा। ये लास्ट ईयर के पेपर्स में था कि टाइम कांस्टेंट बता देंगे क्या है। टाइम कांस्टेंट जो है वो कैसे आप निकालेंगे, 10K इंटू 1 माइक्रो, 1 माइक्रो के लिए क्या, 10⁻⁻6 है। सो 10 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻5 हो जाएगा। के क्या होता है, 10⁻+3 होता है, तो 10⁻⁻2 आ जाएगा, सेकेंड होता है इसका यूनिट। 10⁻⁻2 का मतलब क्या है, 1/100, क्योंकि 10 का स्केयर क्या है, 100, तो 1/100 हो गया। 1/10⁻⁻2 नीचे जाएगा तो 1/10⁻+2 हो जाएगा ना, 1/100 हो जाएगा। 1/100 क्या हो जाएगा, 2 जीरोस हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, तो 0.01 सेकंड में एक कैपेसिटर एक टाइम कांस्टेंट चार्ज होगा, और फुली चार्ज होने के लिए 0.05 सेकंड लगाएगा, क्योंकि 5 टाइम कांस्टेंट लगते हैं। कनकेव लेंसेज, कनकेव लेंस जो होता है वो याद आपने रखना है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, लाइट को स्प्रेड करता है, जबकि कन्वेक्स लेंस जो होता है उससे जब लाइट गुजरती है तो वो एक पॉइंट पे फोकस होती है। तो अगर मैं कनकेव लेंस बनाऊं ना यहाँ पे, तो कनकेव लेंस से जब लाइट पास होगी तो लाइट स्प्रेड होती है। कन्वेक्स लेंस है अगर एक मेरे पास, तो कन्वेक्स लेंस से जब लाइट पास होगी, थोड़ा सा असल में ना टेढ़ा हो गया ये, चले सपोजली ये कन्वेक्स लेंस है, इस कन्वेक्स लेंस से अगर लाइट गुजरेगी तो ये सारी की सारी लाइट एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज करेगी, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो कन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस है।
और कनकेव लेंस लाइट को स्प्रेड करता है डाइवर्जिंग लेंस से। फॉर्मूला ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ अ लेंस की डेफिनेशन क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ अ लेंस क्या है? रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है? फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। सो पावर इज 1/f। अच्छा, पावर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते रहे हैं जो कि पास पेपर ओरिएंटेड है या इंपॉर्टेंट है या पेपर में पूछे जा सकते हैं। वो है कि जी पावर ऑफ अ लेंस का यूनिट क्या है? पावर ऑफ अ लेंस यूनिट डायोप्टर है। इसको डायोप्टर कहते हैं। एंड फोकल लेंथ क्योंकि सेंटीमीटर में या मीटर में की जाती है, तो मीटर इनवर्स होता है डायोप्टर, क्योंकि इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर, 1/मीटर। तो डायोप्टर क्या है? 1/मीटर है, सो जो कि मीटर इनवर्स है। सो डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ अ लेंस। जो जिन लोगों की आई साइड वीक होती है तो +1 +2 -1 इस तरह से होती है ना, तो वो पावर ऑफ अ लेंस ही बता रही होती है कि वो लेंस कितना करेक्शन फैक्टर इम्प्लीमेंट करेगा। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? सो क्रिटिकल एंगल है द एंगल एट विच द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स, द एंगल एट विच द रिफ्लेक्शन स्टॉप, the angle of incidence in a vacuum, the angle at which the light bends towards the normal. So the angle at which the total internal reflection occurs is critical angle. So total internal reflection कैसे होती है? ठीक है। सो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होगी, ठीक है, और मीडियम की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? ठीक है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जो है वो इंटर होगी, ठीक है, नहीं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर होगी। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर होगी। सो डेंसर मीडियम क्या है? जिसमें जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा क्लोजर है, ज्यादा करीब करीब है, क्लोजर है पार्टिकल्स, इसको डेंसर मीडियम कहते हैं। रेयर मीडियम क्या होता है कि जिसमें पार्टिकल्स थोड़े से टाइटली पैक्ड कम है, यानी टाइटली पैक्ड उस तरह से नहीं जिसमें डेंसर मीडियम है। तो यानी आप ये कह सकते हो कि लेस डेंसर है। तो जब एंगल क्या होगा कि जब लाइट यहाँ से उधर इंटर होगी, तो ये जो 90 डिग्री की लाइन है ना, जिसको आप नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल क्या है? जो 90 डिग्री बता रहा होता है, उससे ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम इट, ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम इट। सो जब मैं इस एंगल को मजीद, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मजीद बढ़ाऊंगा, तो ये और ज्यादा बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। तो जब मैं इसको यूं करूंगा तो ये और ज्यादा यूं हो जाएगी, और ज्यादा यूं। क्रिटिकल एंगल क्या है? इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू जिस पे ये एंगल जो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 90 डिग्री का आ जाए। क्योंकि नॉर्मल तो ये चल रही है ना, नॉर्मल तो वही है जो स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल तो वही है जो स्ट्रेट लाइन है। जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का, इस एंगल को आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब इससे आगे आप करोगे अगर बेंड ज्यादा, अब अगर इससे भी ज्यादा अगर आप आगे बेंड करेंगे ना, तो उसके बाद जो लाइट है वो बजाय दूसरे मीडियम में जाने की, वो वापस इसी मीडियम में ही आ जाएगी। तो लाइट दूसरे मीडियम में ना जा सके, बल्कि उसी मीडियम के अंदर ही वापस रिफ्लेक्ट होती रहे और मूव करती रहे, इसी बात को तो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हो। तो क्रिटिकल एंगल के बाद जो है आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाती है। एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है कि जो इनर मीडियम है वो ज्यादा डेंसर होगा और जो बाहर वाला मीडियम है वो रेयर होगा। इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स में हम क्या करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स में हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, जो हम कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको हम लाइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑप्टिकल फाइबर के जरिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी लाइट तो स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है, 3 × 10⁸ स्पीड की लाइट है, लाइट की स्पीड है, सॉरी, ठीक है, लाइट ऑफ स्पीड है। तो 3 × 10⁸ तो आपका सिग्नल जो है बहुत ज्यादा क्विकली जो है वो ट्रैवल कर सकता है। तो जो अंडर सी केबल्स हैं वो इसी तरीके से तो इंटरनेट की कम्युनिकेशन कॉज कर रही हैं, क्रिएट कर रही हैं। आपके एयरप्लेन्स के अंदर इनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगे हुए हैं, आपके शिप्स के अंदर जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, इनके बैक एंड पे ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, क्योंकि वहां पे आप कॉमन वायर्स को यूज नहीं करते हैं,
जो आप किसी भी तरह को रिस्क में ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट इनसाइड द मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्स एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जी हाँ, ये डेफिनेशन बन जाती है इसकी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को मैंने बड़ा एक्सप्लेन कर दिया, साथ ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो इंशाल्लाह आपको आता है। लेंस फार्मूला पूछा हुआ है। लेंस फार्मूला जो है ना, सिर्फ कंफ्यूजन की हुई है यहाँ पे। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q है, बहुत सारी बुक्स में इस तरह से मेंशन है। यहाँ पे v क्या है? वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे p है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, एंड q क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज, डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशो है। रेशो है, किस चीज की रेशो है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दिस रेशियो इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इसके लिए स्नेल्स लॉ भी यूज हो सकता है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? n1 sin θ1 यानी मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसके अंदर का एंगल इज इक्वल टू मीडियम 2 इनटू दूसरे का एंगल इनटू sin θ। नेक्स्ट हम चलते हैं, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट पूछ रहे हैं। मैंने बताया ना कि समटाइम्स पेपर में बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन भी आता है। पेपर में डिफिकल्टी लेवल फिजिक्स के पोर्शन की एवरेज होती है, मीडियोकर होती है, मीडियम होती है ना। पेपर बहुत ज्यादा आसान होता है ना, पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, कंपटीशन यस टफ होता है। तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है? कैंडला, बेस यूनिट्स में से ही है। ठीक है।